जय हिंद दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मैं शिवम कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर। टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम टॉप 25 क्वेश्चन का तो नाम लेते हैं, पर ना तो ये क्वेश्चन तो 100 से भी ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठें। जितना हम स्क्रीन पर लिख देते हैं वो तो नोट कर ही लें, और जितना हम मुँह से बोलते हैं उसको भी नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि सब कुछ लिखना स्क्रीन पर संभव नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करें हमारा तो दोस्तों आपके लिए एक हमारी 2 पंक्तियां हैं, उनको ज़रा शेयर करना चाहते हैं। आप सुनिएगा दोस्तों। जिसके मन के भाव सच्चे होते हैं उनके सब काम अच्छे होते हैं दोस्तों। क्या आई रिपीट, जिसके मन के काम सच्चे होते हैं दोस्तों उनके सब काम अच्छे होते हैं दोस्तों। दोस्तों मन के भाव अपने अच्छे रखिएगा, बाकी सब ईश्वर के ऊपर ढील देगा। आपको आप कैसा कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, वो सब आपको मिलेगा। आपके भाव कैसे हैं, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हो, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नंदा देवी कहाँ स्थित है। जो नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया है केरला, दूसरा दिया है हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिया है उत्तराखंड और चौथा दिया है जम्मू कश्मीर। आप लोग लगाइएगा, तब तक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करता हूँ। फर्स्ट नंबर पर केरला की बात करेंगे दोस्तों, तो लिखना प्रारंभ करिए। आज हम इसका पूरा करने वाले हैं क्या, पोस्टमार्टम। जितने भी क्वेश्चन है टॉप 25 उनका पोस्टमार्टम करेंगे। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। तो पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केरला का सबसे पहले पोस्टमार्टम आज करेंगे बैठकर। तो दोस्तों बात करें केरला की, तो केरला के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, तो बात करें पिनरई विजयन जी केरला के सीएम है। वहीं पर राज्यपाल की बात करें पी सदाशिवम जी है, और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है पेरियार और साइलेंट वैली दोस्तों। और यहाँ के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो भारतीय हाथी, राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, और बात करें यहाँ के जो राष्ट्रीय पेड़ है वो उसकी बात करें नारियल की, और बात करें हम यहाँ के फूल की तो गोल्डन सावर दोस्तों। आपको मालूम होगा केरल को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम बता दें मसालों के राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरे नंबर की बात करें हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के जो सीएम हैं तो वीरभद्र सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं दोस्तों। हम आई रिपीट, जो सीएम है वीरभद्र सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं। वहीं पर हमारे गवर्नर की बात करी जाए तो आचार्य देवव्रत सिंह है, और इनकी राजधानी कहाँ की है, जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है शिमला। वहीं पर बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो लिखना प्रारंभ करें। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पर ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क भी यहीं पर है दोस्तों। और बात करें यहाँ के राष्ट्रीय पशु की, तो हिम तेतुआ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। वहीं पर बात करें राष्ट्रीय पक्षी की, पश्चिमी ग्राट पोपन, पश्चिमी ग्रोपन, ठीक है, पश्चिमी ग्रोपन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। पेड़ की बात करें देवदार का, या फूल का कौन सा है, गुलाबी बुरांस, ठीक है। तो ये नोट करके रखना दोस्तों। अब बात करें, अब नेक्स्ट की बात करें, हम बात करेंगे उत्तराखंड की दोस्तों। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के जो सीएम प्रेजेंट टाइम पर है गिवेंद्र सिंह रावत दोस्तों। आई रिपीट, गिवेंद्र सिंह रावत यहाँ कर सीएम है, और जो यहाँ के गवर्नर है तो वो है बीबी रानी मौर्य दोस्तों। और बात करें यहाँ की राजधानी, तो वो राजधानी कौन सी है, देहरादून दोस्तों, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे दोस्तों भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहीं पर नंदा देवी और फूलों की घाटी भी स्थित है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पेपरों में। अब बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अब राज्य नहीं यूटी बन चुका है, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। आपको लोग जानते हैं कि यूटी में उपराज्यपाल होता है, सीएम नहीं होता है। तो दोस्तों बात करें यूटी की, तो जो जम्मू कश्मीर है इसके साथ एक और राज्य बना था, एक और यूटी बनी थी, वो लद्दाख बना था। जम्मू कश्मीर की बात करें प्रेजेंट टाइम पर जो उपराज्यपाल है वो गिरीशचंद्र मुर्मू है। वहीं पर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख की बात की जाए जो राधा कृष्ण माथुर जी हैं दोस्तों, यहाँ के उपराज्यपाल। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन की बात की जाए, इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, तो इसका आंसर दोस्तों है हमारा उत्तराखंड में है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, हमें मालूम है आप लोग बहुत ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कुछ चीज़ रटना नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन डेली देखा करो और आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ मैपिंग याद हो जाएगा दोस्तों। बात करें क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है भारत में पहला 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा है। पहला दिया है एर्नाकुलम, दूसरा दिया पोथनिक, और तीसरा दिया लक्षद्वीप, और चौथा दिया है बीजापुर। तो दोस्तों आप जब तक बताइएगा तब तक मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करता हूं दोस्तों। तो भारत का पहला
राष्ट्रीय साक्षरता वाला ज़्यादा 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है हमारा राष्ट्रीय कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन सही है, एर्नाकुलम दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, जो ये अगर ये पूछा है जिला कौन सा है भारत का पहला जो 100% साक्षरता है दोस्तों, साक्षरता है, पढ़ा लिखा है दोस्तों, वहीं पर बात करिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा यूटी राज्य, क्या आई रिपीट, सबसे ज़्यादा यूटी राज्य जिसमें साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों आप ऑप्शन लगाएंगे कौन सा? लक्षद्वीप। जब यूटी राज्य पूछा जाए, ठीक है, तो लक्षद्वीप लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर बात की जाए लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों, तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। आपको समझ में आएगा हो गया कि इसकी जो हमारा जिला है भारत का सबसे साक्षरता वाला वो कौन सा है? एर्नाकुलम दोस्तों, ठीक है। एर्नाकुलम जो केरला में पड़ता है दोस्तों, कौन सा है? एर्नाकुलम दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हमारा पूरे भारत में पीएम मोदी के जन्मदिन को किसके रूप में मनाया जाता है दोस्तों? आई रिपीट, जो हमारे पीएम है उनके जन्मदिन को किसके रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया किसान दिवस के रूप में, दूसरा ऑप्शन दिया सेवा दिवस के रूप में, तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में, चौथा ऑप्शन दिया बाल दिवस के रूप में। तो दोस्तों आपको सभी को शायद मालूम होगा, तो आप लोग लगाइए, तब तक मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करता हूँ दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात करें 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 नवंबर को क्या मनाया? बाल दिवस। क्या मनाया? बाल दिवस। तो आपको मालूम होगा कि बाल दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो आपको मालूम चाचा नेहरू के जन्मदिन के रूप में बाल दिवस को मनाया जाता है। चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था दोस्तों। वहीं पे बात करें आपसे क्वेश्चन है एक कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, वह किसके रूप में मनाया जाता है? तो इसके बारे में हम बता दें, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? सुशासन दिवस दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखा करें और उन्हें समझा करें दोस्तों। ऐसे ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, और कहीं से बढ़ के नहीं आते हैं। डायरेक्ट कुछ एनालिसिस खुद किया करें दोस्तों, और क्वेश्चनों को समझा करें दोस्तों, ठीक है। यही पूछे जाते हैं। तो हमने कहा अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे जो प्रेसिडेंट, वो हमारे जो पीएम रहे हैं, उनकी जो जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ था, उसे किसके रूप में बनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में। वहीं पर इंग्लिश में बात करें तो गुड गवर्नेंस डे, क्या बोला? गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी के जन्मदिन को 25 दिसंबर को दोस्तों। अब बात करें इस आंसर की दोस्तों, जो पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो किसके रूप में मनाया जाता है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन राइट है दोस्तों। कौन सा? सेवा दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है दोस्तों। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 सितंबर को दोस्तों। याद रखना 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन शायद ही कोई लेके आए आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे जून 2017 में भारत सरकार द्वारा जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन। तो हमने बात की कि आई रिपीट क्वेश्चन, किसे जून 2017 में भारत सरकार द्वारा जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाती है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे सबसे पहले जीएसटी का लागू किया गया था, बनाया गया था। तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन दिया है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन दिया है सलमान खान, तीसरा ऑप्शन दिया है अमिताभ बच्चन और चौथा ऑप्शन दिया नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो जीएसटी कब लागू की गई थी, तो आपको बता दें 1 जुलाई, एक मिनट पर हम पेन उठा लें दोस्तों। तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक और क्वेश्चन बता दें, सबसे पहले जो जीएसटी लागू करने वाला देश है वो फ्रांस था दोस्तों। क्या था? फ्रांस था सबसे पहले जिसने जीएसटी लागू की थी। उसी बात करें कि जब जीएसटी भारत में लागू की गई थी, तो उस समय सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि उस समय ऐड भी ज़्यादा चल रहे थे। कौन ऐड कर रहा था? तो हमारा जो ऑप्शन इसका है अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, अमिताभ बच्चन को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांटेदार जंगल में पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में पाए जाते हैं, या कैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं? इसका क्वेश्चन का ये मतलब है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया कश्मीर, दूसरा ऑप्शन दिया है केरल, और तीसरा ऑप्शन दिया सिक्किम, और चौथा ऑप्शन दिया राजस्थान। दोस्तों आपको सभी को मालूम होगा कि कांटेदार वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप जब तक लगाइएगा, आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, तब तक मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में पहले कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों। कश्मीर की बात करेंगे दोस्तों। कश्मीर दोस्तों, तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या उगता है? केसर दोस्तों। क्या बोलते हैं? केसर कश्मीर में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है दोस्तों। बात करें केसर की, केसर को ही कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। क्या? कश्मीर का जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? तो जीआई टैग की बात करें दोस्तों, ये जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जिस राज्य में कोई भी फसल जैसे सबसे ज़्यादा उगती हो और सबसे ज़्यादा मान्यता जिसे दी जाती है, उसे जीआई टैग दिया जाता है। 10 साल के लिए वह मान्य की जाती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा उसी को मान्यता दी जाती है, उसी के नाम से उस राज्य को जाना जाता है, जैसा कि केसर के नाम से अभी कश्मीर को जाना जाता है दोस्तों। वैसे ही बात करें
कि कश्मीर कैसे स्थानों पर उगती है, तो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर ऊंचे ढालों पर उगती है दोस्तों। ऐसे जैसे हमारी चाय नहीं उगती है, वैसे ही कश्मीर हमारी वो जो ये केसर भी उगती है दोस्तों। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जैसे कि आपने पहले सुना तो होगा, मणिपुर इसमें है नहीं, लेकिन मणिपुर की हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे जो मणिपुर है, काले चावल को GI टैग मिला है, जिन्हें हम चकाओ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मणिपुर के काले चावल को GI टैग मिला है दोस्तों। और बात करें बिहार की तो बिहार में दोस्तों क्या किसे GI टैग मिला है, तो शाही लीची को GI टैग मिला है। और वहीं पर केरला की बात करें दोस्तों, केरला की ऑप्शन की बात करें तो केरला जो हमारे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बोम्बा नद लेक, क्या है, बोम्बा नद लेक यहीं पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील बोम्बा कौन सी है, बेम्बा नंद लेक दोस्तों, ठीक है, याद रखना, बेम्बा नंद लेक यहीं पर स्थित है। अब बात करें सिक्किम की दोस्तों, तो सिक्किम की बात करें काजीरंगा जो कंचनजंगा जो हमारी सिक्किम में है, क्या है, कंचनजंगा भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो यहीं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में आपको सभी को सब कुछ मालूम है दोस्तों, हमें इसे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, फिर भी हम अब थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बता देते हैं। तो राजस्थान के बारे में सुनिएगा दोस्तों। राजस्थान जो प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे जो राष्ट्रीय जो पशु है वहाँ का, तो कौन सा है, चिंगारा या ऊँट बोलते हैं वहाँ के राष्ट्रीय पशु जो उनके हमारे राजस्थान के जो राष्ट्रीय पशु हैं तो कौन कौन से, ऊँट है दोस्तों। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला राजस्थान ही है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, MP आता है। तीसरे नंबर महाराष्ट्र आता है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। वहीं पर 5वें नंबर पर गुजरात और 6ठे नंबर पर कर्नाटक आता है दोस्तों। ये चीज़ें आप लोग याद किया करें और बार बार वीडियो देखकर इसे दोबारा रिवाइज किया करें, क्योंकि रटने से कुछ नहीं आता है दोस्तों। अगर किसी चीज़ को याद करना है तो उसे बार बार देखना प्रारंभ कर दें दोस्तों, ऑटोमेटिक वो आपके मन में बसने लगेगी और क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत सही 100% आप क्वेश्चन सही करोगे दोस्तों। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो जवाब आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो कांटेदार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। क्यों कि कांटेदार वृक्ष आपको मालूम होगा, कांटेदार वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है वहीं पर कांटेले वृक्ष पाए जाते हैं ना। जैसे हरिकेन बबूर पाए जाते हैं, वो कैसी जगह पे पाए जाते हैं, सूखा जहाँ पे पड़ता है ना, तो आप ऐसा एनालिसिस करके खुद पता कर सकते हैं कांटेदार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चिम बंगाल देश के साथ सीमा साझा करने वाला पश्चिम बंगाल के साथ किन देशों की सीमा साझा होती है, कितने देशों की सीमा साझा होती है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है उसके साथ किन किन देशों की और कितने देशों की सीमा साझा होती है दोस्तों। यह इस क्वेश्चन का आंसर वही छात्र, वही स्टूडेंट, वही हमारा दोस्त बता सकता है जो मैप की जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। आओ आपको मैप की जानकारी देता हूँ दोस्तों। तो मैप हमारा आपके लिए मैप भी लेके आए इंडिया का, ये दोस्तों हमारा इंडिया का मैप है। तो बात करें पश्चिम बंगाल की दोस्तों, तो आइए हमारा सपोर्ट कीजिए। तो हम बात करें पश्चिम बंगाल की दोस्तों, हम जो लाइनिंग कर रहे हैं ये पश्चिम बंगाल ही है। येलो कलर का जो हमें, सॉरी एक मिनट, हम नीचा निकल रहे हैं दोस्तों, ये कुछ गड़बड़ है। हाँ, जो येलो का हम मार्किंग कर रहे हैं, जो येलो का बीच में जो क्वेश्चन है इसकी जो मार्किंग है दोस्तों, ये हमारा पश्चिम बंगाल का ही मूर्ति है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी पश्चिम बंगाल ही है दोस्तों, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। तो आपको मालूम होगा ये वाला कौन सा देश है, ये आपको सभी को मालूम है, ये बांग्लादेश है। वहीं पर बात करें ये कौन सा है, ये नेपाल है दोस्तों। यहीं पर बात करें ये कौन सा है, भूटान है दोस्तों। तो आपको मालूम होगा पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको पता होगा 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान दोस्तों। अब बात करें पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आपको नॉलेज दे दे दोस्तों। ये जो है हमारा है तो इसे बोलते हैं उड़ीसा, क्या बोलते हैं, उड़ीसा। वहीं पर बात करें इसकी बात करें, ये झारखंड वाले बात करते हैं, इसे झारखंड की बात करते हैं। वहीं पर ये बिहार है दोस्तों, ये बिहार है दोस्तों। वहीं पर बात करें ये असम है दोस्तों, असम है दोस्तों। आपको बताना है ये क्या है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, तो आपको बताना और इस राज्य को क्या बताना है, नाम बताना है दोस्तों अपने हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। असम, ठीक है। तो हम बात करें 5 राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है हमारा कौन, सॉरी 6 राज्यों के साथ, एक इधर भी है हमारा जो जिसे बोलते हैं शायद उड़ीसा बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा है इसका, तो बात करें इसका आंसर तो सही है, 3 देशों की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एसोचैम दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर में पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है, अगर किसी की भी आप वो रखना चाहते हैं, जैसे किसी जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म याद रखना चाहते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में ही याद रखना ही संभव सही है दोस्तों। हिंदी में याद रखना संभव नहीं होता है। तो याद करें, बात करें एसोचैम की, इसका फुल नाम क्या होता है, तो बात करें जो ऑप्शन दिए हैं तो उनमें से दोस्तों
बाकी तो आपको पता होगा इसमें कौन सा सही होगा। तो हम बात करेंगे एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है, एसोसिएट और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर है फर्स्ट दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखा करें तो इंग्लिश में ही देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा केंद्रीय, एक मिनट, जो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों। अब आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों कि इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है दोस्तों कि रविशंकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके केंद्र मंत्री के बजाय और उन पर किस पद का भार है दोस्तों, इसके अतिरिक्त किसका पद संभाले हुए हैं दोस्तों। तो जिसमें बात करें रविशंकर की, तो रविशंकर की बात करें दोस्तों, ये प्रेजेंट टाइम पर हमारे क्या है, इसमें ऑप्शन दिया कृषि मंत्रालय, दूसरा आपने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, तीसरा आपने सामाजिक न्याय मंत्रालय और चौथा दिया कानून और न्याय मंत्रालय दोस्तों। आपको दिखा दें, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो बात करें तो रविशंकर की कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय और कानून न्याय मंत्रालय दोस्तों। तो आपने लगाया होगा, हम इसका आंसर बताते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जो रविशंकर केंद्रीय मंत्री हैं उनका अतिरिक्त भार किसका है, तो वो है कानून एवं न्याय मंत्रालय दोस्तों, ठीक। कानून एवं न्याय मंत्रालय का भार भी रविशंकर प्रसाद के पास है दोस्तों। अब बात करें किस प्रेजेंट टाइम पर हमारे कृषि मंत्रालय का भार किसके पास है, तो आपको सभी को मालूम होगा। तो नोट करना प्रारंभ करें। जो कृषि मंत्रालय का भार है वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं पर बात करें जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वो कौन सा है, हर्षसिमरत कौर बादल। कौन है, हर्षसिमरत कौर बादल, ठीक है, हर्षसिमरत कौर बादल हैं। वहीं पर बात करें सामाजिक न्याय मंत्रालय की, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय की बात करी जाए दोस्तों, घावत जन गहलोत के पास है हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम करंट का इशू लेके भी ज़्यादा मिक्सचर कर देते हैं दोस्तों सब, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए हम सब चीज़ मिक्सचर करके लाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में क्या कह रहा है, पृथ्वी के मेटल में मौजूद मिश्रित पिघली हुई सामग्री को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होगा जो पृथ्वी की जो परत है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो आपको मालूम होगा। एक होती है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, दूसरी नंबर होती है जो मेटल होते हैं, और सबसे अंदर होती है वो कौन सी होती है, कोर होती है दोस्तों, ठीक है। कोर होती है दोस्तों। अब बात करेंगे आपसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की दोस्तों, तब तक आप इसके बारे में बताइएगा। पहले बात करें जो इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आंसर जो हमारे जो ऑप्शन दिए हैं, कच्चा तेल, दूसरा चट्टानों से, तीसरा लावा से और चौथा दिया मैग्मा से। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि पृथ्वी कितने कोरों से मिलकर बनी है, तो बात करें 3 कोरों से मिलकर बनी है, ठीक है। एक कोर ये रहा दोस्तों, एक कोर नीचे अंदर भी है दोस्तों, इसमें अंदर भी है दोस्तों, ठीक है। तो बात करें पहले कोर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी के पहली क्रस्ट को क्रस्ट बोलते हैं। इस क्रस्ट को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या मेंटल बोलते हैं, ठीक है, मेंटल बोलते हैं। और अंदर वाली को क्या बोलते हैं दोस्तों, सभी को मालूम होगा, कोर बोलते हैं दोस्तों, कोर बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा है, मेंटल जो परत है उसमें वो जो बनी है वो किससे बनी है, तो आपसे बात करें जो मैग्मा, जो मेंटल परत होती है वो मैग्मा से बनी होती है। जो मेंटल परत होती है वो किससे बनी होती है, किससे निर्मित होती है, मैग्मा से। अब दोस्तों आपको पता होगा मैग्मा कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि जब पृथ्वी के चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन के कारण अंदर से जो हमारी औषधियाँ हैं बाष्पीकृत होकर बाहर निकलती है मैग्मा के रूप में, ऐसा विस्फोट होता है दोस्तों। आपने देखा होगा ऐसा विस्फोट होता हुआ गैसें निकलती हैं आपके। अब बात करें ऐसा लावा निकलता है, उसमें मैग्मा निकलता है। तो बात करें सबसे पहला जो ज्वालामुखी में सबसे पहला पदार्थ कौन सा निकलता है, तो याद रखना सबसे पहला लावा निकलता है, उसके बाद में गैस निकलती है दोस्तों, उसके बाद में जो वाटर वेपर निकलता है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर निकलता है, वाटर वेपर में निकलता भाई, बाद में राख निकलती है। क्या निकलती है, राख निकलती है। उसके बाद में क्या निकलता है, धूल, डस्ट निकलती है दोस्तों। ये चीज़ें निकलती हैं दोस्तों। तो आई रिपीट, सबसे पहले जब ज्वालामुखी का उद्गम होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, लावा, फिर गैस, फिर वाटर वेपर और फिर राख, और उसके बाद में क्या निकलता है, डस्ट, यानी मतलब धूल निकलती है। और बात करें गैस की, तो गैस कौन कौन सी निकलती है इसमें, तो गैस लिखना प्रारंभ करें। जो हमारे ज्वालामुखी होती है उसमें गैस कौन कौन सी निकलती है, तो SO2 नंबर पहले पर SO2 निकलती है। वहीं पर बात करें दूसरे नंबर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात करें N2O निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में निकलती है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए दोस्तों अगर किसी पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो वैसे क्वेश्चन तो हम लेके आए 100, टॉप 100, टॉप 25, टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उन्हें फायदा क्या कि आप रटोगे इधर से भूल जाओगे क्या, कुछ उसके बारे में कुछ जानोगे ना, कुछ यदि कुछ नॉलेज ना हो तो क्या फायदा ऐसा पढ़ने से दोस्तों। तो जो भी पढ़ो बाल में खाल निकाल के पढ़ो दोस्तों, ये तो बात क्लियर है। पोस्टमार्टम पर डालो, एक क्वेश्चन पूछा जाए, आप 1000 क्वेश्चन आंसर उसके बताने में सक्षम हो जाओ तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। किसी जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वहाँ पर जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये अगर प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसके आंसर की बात करें, इसका मैग्मा होगा दोस्तों, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लासी का युद्ध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट क्या दिया है 23 जून सन 1557। वहीं पर बात करें दूसरा 23 जून सन 1657। वहीं पर जो बात करें तीसरे की 23 जून 1857 और चौथे की बात करें 23 जून 1757 की दोस्तों बात करें तो आपको फुर्सत आप लोग बताइएगा, तब तक मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये रहा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है दोस्तों? 1857 की क्रांति का बिगुल 10 मई 1857 को बजा था दोस्तों। 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम आज़ादी की लड़ाई बोली जाती है। प्रथम आज़ादी की लड़ाई 1857 की क्रांति को ही बोला जाता है। वहीं पर बात करें बक्सर के युद्ध की, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, इसके नोट पॉइंट लिखना प्रारंभ करें दोस्तों। तो बक्सर का युद्ध मालूम होगा 22 अक्टूबर और कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी को लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? ब्रिटिश और मुगलों और नवाबों जो हमारे सुराउद्दौला थे उनके मध्य लड़ाया गया था। मतलब यानी ये है कि ब्रिटिश और सुराउद्दौला नवाबों के मध्य लड़ा गया था। वहीं पर बात करें दोस्तों पानीपत के अब तक कितने युद्ध हुए हैं आपको सभी को मालूम होगा। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं दोस्तों? पानीपत के अब तक 3 युद्ध हुए हैं। तो उनमें सबसे पहला जो युद्ध था वो 21 अप्रैल, हम लिख दें दोस्तों, वो 21 एक मिनट तो अपना पेन उठा लें दोस्तों, वो 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को। आपको सभी को मालूम होगा इसमें क्या हुआ था दोस्तों, बाबर और हमारे इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ा गया था। वहीं पर दूसरे युद्ध की बात करें, यह पहला था। अब दूसरे युद्ध की बात करें, ये 5 नवंबर को, कब? 5 नवंबर को और 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। 1556 ईस्वी को लड़ा गया था, 15 नवंबर 1556 ईस्वी को। और किसके मध्य लड़ा गया था? बैरम खां और अकबर के बीच दोस्तों। ठीक है, बैरम खां और अकबर के बीच। वहीं पर बात करें 14 जनवरी की, जब तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो 14 जनवरी को लड़ा गया था। 14 जनवरी सन 1761 में लड़ा गया था। वो किसके बीच लड़ा गया? तो बात करें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ाया गया था दोस्तों। अब बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 23 जून सन 1757 दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों जो हमारा 4th इज राइट, 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? जैसे कि हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वैसे ही पहले भी वित्त मंत्री बना करते थे दोस्तों। तो बात करें अकबर के शासनकाल के समय कौन थे दोस्तों, तो आपको बता दें पहला ऑप्शन दिया बीरबल, दूसरा ऑप्शन दिया राजा मान सिंह और तीसरा ऑप्शन दिया है तानसेन और चौथा ऑप्शन दिया है राजा टोडरमल। और अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तब तक आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात ये रही कि बीरबल कौन था दोस्तों? तो बीरबल दोस्तों अकबर के सलाहकार थे दोस्तों, तो ये हो नहीं सकते वित्त मंत्री। ठीक है, वहीं बात करें राजा मानसिंह की, तो राजा मानसिंह की बात करें उनके सेनापति थे, किसके? अकबर के सेनापति थे, ये भी वित्त मंत्री नहीं हो सकते। वहीं पर बात करें तानसेन की, तो तानसेन की बात करें दोस्तों, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों। तो 9 रत्नों में से एक थे और जो संगीत के लिए प्रख्यात थे दोस्तों। वहीं पर तानसेन का जो वास्तविक नाम था, ये तानसेन एक हिंदू थे और बीरबल भी एक हिंदू थे दोस्तों। तो तानसेन की बात करें एक हिंदू होने के साथ साथ इनका जो वास्तविक नाम था वो कौन था? रामतनु पांडे था दोस्तों। ठीक है, रामतनु पांडे था। और इसकी बात करें जो हमारे बीरबल था, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। महेश दास दोस्तों था। क्या था? महेश दास, जो एक हिंदू थे दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, कौन सा आंसर है दोस्तों? राजा टोडरमल, जो अकबर के शासनकाल के वित्त मंत्री थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल को क्या लिखा? फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया दोस्तों। जैसा कि मालूम है आपको कि हमारी जो ओलंपिक की शुरुआत किस देश से हुई थी दोस्तों, तो सभी को शायद मालूम होगा कि ओलंपिक की शुरुआत किस देश से हुई है। तो हम बता दें दोस्तों किस देश से हुई है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हमारे एथेंस से मानी जाती है। कौन सा? एथेंस। याद रखना, आधुनिक जो ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? एथेंस से मानी जाती है। तो हम पेन अपना उठा लें, एथेंस से मानी जाती है। कहाँ से? एथेंस से मानी जाती है ओलंपिक खेलों की शुरुआत। ठीक है, अब बात करें जो 2020 में होने वाला ओलंपिक था वो दोस्तों जापान में टोक्यो में होने वाला था, जो नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पाया। अब बात करें ये 2021 में होगा दोस्तों। अब बात करें 2024 में कहाँ पर होगा, तो वो होगा फ्रांस के पेरिस में दोस्तों। अब वहीं पर बात करें 2028 के ओलंपिक की बात करें तो अमेरिका के लॉस एंजल में होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको समक्ष पेश करता हूँ दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1908 ईस्वी में। तो 1908 ईस्वी
ईस्वी में जो हमारी जो फुटबॉल थी वो ओलंपिक में शामिल किया गया था फुटबॉल को, ठीक है, 1908 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने नगद रुपए मिलता है, राशि कितनी मिलती है। मतलब जब किसी व्यक्ति को खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है तो उसे कितना रुपए मिलता है। दोस्तों आपको सभी को मालूम होगा कि खेल की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी पुरस्कार है दोस्तों। और बात करें इसकी शुरुआत हमारी जो 1991 1992 से, मतलब 1991 और 1992 के मध्य हुई दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा जो खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे मिला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों, तो इसकी बात करें हमारे जो चेस मास्टर कौन है, हमारे पेन उठाने दो। चेस मास्टर जिसे बोला जाता है, चेस मास्टर किसे बोला जाता है, हमारे जो विश्वनाथन आनंद जो हैं, विश्वनाथन आनंद हैं, एक मिनट, जो चेस के हैं दोस्तों, एक मिनट पेन उठाने, चेस के हैं दोस्तों, चेस के, ठीक है, चेस के हैं तो कौन सा है, विश्वनाथन आनंद दोस्तों, ठीक है, नाथन लिखा है, विश्वनाथन आनंद दोस्तों। इन्हें भारत रत्न हमारे खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर बात करें पहली भारतीय महिला जिसे राजीव गांधी पुरस्कार मिला गया था, तो बात करें MC मैरी कॉम, पहली भारत की महिला थी जिन्हें खेल रत्न राजीव गांधी सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो बात करें दोस्तों महिला को दिया गया था। वहीं पर बात करें तो ये पूछा जाता है जो मैरी कॉम है, मैरी कॉम की बायोग्राफी कौन सी है, तो बात करें मैरी कॉम की बायोग्राफी कौन सी है, तो इनकी बायोग्राफी क्या नाम है, अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल। बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों कि मैरी कॉम की बायोग्राफी का नाम क्या है, तो अनब्रेकेबल इनकी बायोग्राफी का नाम है दोस्तों। इस क्वेश्चन की जो आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है 7.5 लाख रुपए, ठीक है, फर्स्ट आंसर जी इज राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों गलत टाइप हो गया। इसमें ये पूछ रहा है भारत आबादी के मामले में दुनिया में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो ऑप्शन दिया है फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन दिया जनसंख्या, मतलब जनसंख्या वाले में बात कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन दिया फोर्थ, 2 ऑप्शन दिया फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन दिया है थर्ड एंड 4th ऑप्शन दिया सेकंड। तो आपको सभी को मालूम है, बच्चा सा क्वेश्चन है तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर जो दोस्तों है वो है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पे चाइना आता है दोस्तों। फर्स्ट पे कौन आता है दोस्तों, वो आता है चाइना दोस्तों, ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें जो सेकंड पे तो भारत आता है और फर्स्ट पे चाइना आता है। तो बात करें हमारी जो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा, तो वो है दोस्तों रूस, यानी मतलब रसिया दोस्तों, ठीक है, रूस सबसे बड़ा देश है। वहीं पर बात करें भारत दूसरा सबसे बड़ा, भारत जनसंख्या की दृष्टि पर जो भारत है वो सेकंड नंबर पर आता है, रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि पर सबसे नंबर 1 पर है, वहीं पर चाइना जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों। अब बात करें भारत में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पर है जनसंख्या में, वो है यूपी, अपना प्रदेश यूपी दोस्तों जनसंख्या में सबसे ऊपर है। और बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो वो है राजस्थान दोस्तों, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान दोस्तों है क्षेत्रफल के अनुसार। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का जो आंसर तो आपको बता दिया सेकंड आंसर है, जिसका आंसर सेकंड है और क्योंकि फर्स्ट चाइना है दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है दोस्तों, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया एन, दूसरा ऑप्शन दिया डॉलर, तीसरा ऑप्शन यूरो और चौथा ऑप्शन दिया पाउंड। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एन कहाँ की मुद्रा है, तो वो है जापान की, कहाँ की है, जापान की। वहीं पर डॉलर की बात करें दोस्तों, यह अमेरिका की भी है, कनाडा की भी है, और बात करेंगे हम सिंगापुर की भी है, और बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की भी है दोस्तों। तो डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और पाउंड की बात करें यूके की मुद्रा है, कहाँ की है, पाउंड की बात करें यूके, जैसा कि आप मालूम ही होगा कि यूके 4 देशों का समूह है दोस्तों। वहीं पर बात करें इस आंसर की, तो आंसर इसका है 3rd नंबर, कौन सा है, यूरो दोस्तों, ठीक है, यूरो इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिहार की। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे शायद आगामी आने वाले पेपरों में, कौन से, कि बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है। तो ऑप्शन दिया असम, दूसरा ऑप्शन दिया गोवा, वहीं ऑप्शन दिया मणिपुर और फिर दिया तेलंगाना दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि किसका जो आता है, तो आपको सभी को शायद मालूम होगा, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि जैसे कि हम असम की बात करें तो असम की तो सभी को मालूम होगा दोस्तों कि असम का तो नाम चालू ही नहीं होता इससे, तो असम दिसपुर से कहाँ, पी से कहाँ। तो बात करें डायरेक्ट हम बात करें, हमारी जो आंसर इसका है गोवा, क्योंकि गोवा की राजधानी है अब पेन दोबारा ले लें, जो गोवा की राजधानी बात करें पणजी है, कौन सी है, पणजी है दोस्तों, पणजी, ठीक है, पणजी जो पी से चालू होती है, तो गोवा की राजधानी है जो पी से चालू होती है, जैसा कि हमारी जो बिहार की राजधानी है पटना, वो भी पी से चालू होती है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो
मणिपुर की एक खास बात है दोस्तों, यहाँ पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है। कौन सा है तो वो याद रखना दोस्तों, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, वो है केवल नामजाओ, जिसमें डांसिंग डियर नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों, जो जल में तैर रहा है दोस्तों, एक झील में तैर रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों। दक्षिण भारत का आपको अगर मैप देखना आता होगा तो दक्षिण की बात करें हम, हमारा मैप लगभग ऐसा होता है दोस्तों। अगर सही लगे तो लाइक करें दोस्तों और शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। ऐसा होता है दोस्तों, जैसा कि ऐसा भारत है हमारा, जैसा कि ऐसा है भारत है, तो ये रहा हमारा ईस्ट, ये ईस्ट रहा, ये वेस्ट रहा, ये साउथ रहा, ये साउथ रहा, ये नॉर्थ रहा दोस्तों, ठीक है। ये नॉर्थ रहा, तो इसी को दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण में यहाँ तक जो पॉइंट आते हैं सब दक्षिण के गिने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दक्षिण में ऐसा कौन सा राज्य है जो मतलब सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है दोस्तों। तो बात करें इसमें ऑप्शन की, 2 ऑप्शन दे रहा है तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तेलंगाना यहाँ पर है। आपको बता दें दोस्तों कि जो क्रमशः सबसे ज़्यादा बड़े बड़े राज्य हैं उनके बारे में कुछ आपको नॉलेज दे दें, उनसे ही आप पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण भारत में। तो बात करें पहले नंबर पर जो आता है, पहले नंबर पर आता है वो आता है राजस्थान दोस्तों। पहले नंबर पर आ रहा था राजस्थान। वहीं पर बात करें दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर कौन आता है, MP दोस्तों, MP मध्य प्रदेश आता है। वहीं पर बात करें तीसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, तो बात करें पहले नंबर पर कौन आता है, आई रिपीट, पेन उठा लें दोस्तों। तो पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है MP, ठीक है, MP। वहीं पर MP और दूसरे नंबर पर हुआ, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र आता है दोस्तों। अब वहीं पर बात करें दोस्तों चौथे नंबर पर वो आता है UP दोस्तों, UP आता है क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पर। वहीं पर बात करें पाँचवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार गुजरात आता है। और वहीं पर बात करें छठे नंबर पर वो आता है कर्नाटक। अब आपको शायद आंसर पता चल गया होगा दोस्तों, जैसा कि आंसर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट दिया तेलंगाना, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। वहीं पर बात करें कर्नाटक, जस्ट ये सेकंड, इसका आंसर बिल्कुल राइट है, कर्नाटक इसमें दिया। तमिलनाडु है नहीं हमारे पास, आंध्र प्रदेश है नहीं दोस्तों, और हमारा जो आंसर होना चाहिए तो कर्नाटक है। कर्नाटक क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि योगा के संदर्भ में सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। आई रिपीट, योगा के संदर्भ में सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। जैसा कि ऑप्शन दिया, पहला दिया 10, दूसरा ऑप्शन 5 और तीसरा ऑप्शन 14 और चौथा ऑप्शन दिया 12। आप लोग बताइएगा, आपको बता दें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जो आपको मालूम है। योग इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो उसके बारे में बात करें। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अब बात करें इसमें जो आंसर की बात करें तो इसका है 12। जो हमारा योगा सूर्य नमस्कार होता है उसमें आसनों की संख्या कितनी होती है, 12 आसनों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगर अच्छे लोग लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और 1951 में एक नई पार्टी की स्थापना की। तो दोस्तों एक बार जब पार्टी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी थी, उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दिया था और 1951 में एक पार्टी नई बना ली थी दोस्तों। तो उस पार्टी का नाम क्या था और कौन, इसमें तो पूछ रहा है कि उससे कौन सा सदस्य था जिसने इस्तीफा दिया था। और हम बता दें इसके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें, जो ऑप्शन दिए उनके बारे में बात करें। पहला ऑप्शन दिया राम मोहन लोहिया, दूसरा ऑप्शन दिया रफ़ी मोहम्मद किदवाई और तीसरा ऑप्शन दिया श्याम प्रसाद मुखर्जी और चौथा ऑप्शन दिया NB गाडगिल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें, जो इस्तीफा देने के बाद जो पार्टी बनाई गई थी उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था BJS, ठीक है। जो BJS पार्टी बनाई गई थी, जिसका हिंदी में नाम था भारतीय जनसंघ, ठीक है, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो बाद में आगे चलकर JP जनता पार्टी से मिली, जिसमें जनता पार्टी में मर्ज हुई और इसका निर्माण किसका किया, हमारी BJP का निर्माण किया बाद में आकर। जो प्रेजेंट टाइम पर BJP जानी जाती है वो किन किन का मर्ज है दोस्तों, तो वो है हमारी BS और भारतीय जनता पार्टी मतलब JP का मर्ज है दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर हमारी BJP के रूप में जानी जाती है। अब बात करेंगे वह सदस्य कौन था जिसने हमारी क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू से खफा होकर इस्तीफा दिया था। तो उसकी बारे में बात करें तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने BJS पार्टी का गठन किया दोस्तों बाद में, ठीक है, 1951 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नागरिक अधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आज तक आपको मालूम है कितनी महिलाओं को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, तो हम बता दें दोस्तों। आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को भी जाना जाता है। वहीं पर ब्रिटेन की PM मार्गरेट, लिख लेना, मार्गरेट
थैचर, मार्गरेट थैचर को भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? पहली तो हमारी इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी दोस्तों, इंदिरा गांधी को भी जाना जाता है, E4 इंदिरा गांधी। वहीं पर बात करें मार्गरेट थैचर, ठीक है, थैचर को भी जाना जाता है, मार्गरेट थैचर को भी हमारी आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरी महिला भी एक सामने आई है, उनका नाम क्या है वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आयरन लेडी के नाम से जाना जाने वाला जो तीसरी महिला है वो है हमारी इरोज शर्मिला। कौन है? इरोज शर्मिला दोस्तों, ठीक है, ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि सनस्क्रीन लोशन हमारी त्वचा की रक्षा किन किरणों से करता है? पहला ऑप्शन दिया UV, दूसरा ऑप्शन दिया UC और तीसरा ऑप्शन US और चौथा ऑप्शन दिया UM। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो सनस्क्रीन लोशन है वो किससे हमारी रक्षा करता है? तो वो यूवी रेडिएशन से हमारी रक्षा करता है। यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट रेज दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम होगा, ये हमारे शरीर की जिससे कैंसर होता है उससे रक्षा करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्क रेखा इन राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य कौन सा है कि जो कर्क रेखा गुजरती नहीं है इनमें से। तो पहला दिया गुजरात, दूसरा ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल और जो तीसरा ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो बात करें कि जो हमारी कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर तो इसका दोस्तों है बता देंगे। तो आपको एक ट्रिक बता दें, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बना चुके हैं दोस्तों इसके ऊपर कि भारत की किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो उनके बारे में हमने ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? मित्र पर गमछाजार। तो मित्र पर गमछाजार हम लिख देते हैं ट्रिक पर। जो ट्रिक थी हमारी जो कर्क रेखा वाली वो कौन सी थी? मित्र पर गमछा झार दोस्तों, ये याद रखना। ये ट्रिक हमारी यहाँ से पता चल जाएगा कि भारत में किस राज्य से होकर हमारी कर्क रेखा हो जाती है। तो बात करें पहले मिजोरम, मिजोरम, जो M दिया तो उसे मिजोरम बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर बात करें त्रिपुरा, वहीं पर बात करें P4 पश्चिम बंगाल और R4 राजस्थान, वहीं पर G4 गुजरात, वहीं पर बात करें M से मध्य प्रदेश और बात करें J से छत्तीसगढ़ और J से झारखंड। दोस्तों 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके ऑप्शन की बात करें, इसमें कौन कौन सा दिया? गुजरात दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, पश्चिम बंगाल दिया, उड़ीसा। कहीं उड़ीसा का नाम आया, ओ नाम आया, मित्र पर गमछाजार में कहीं पर ओ नाम आया, नहीं आया। तो इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा इज राइट, इसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा रामायण का अंतिम कांड कौन सा था? तो वो उसमें जो ऑप्शन दिया है बालकांड, अयोध्या कांड और तीसरा ऑप्शन दिया अरण्यकांड और चौथा ऑप्शन दिया उत्तरकांड। तो आप लगाया होगा। आपको बता दें दोस्तों रामायण जितनी भी कांडों में बटी है वो उनकी संख्या है 7। कौन कौन से हैं आप लिखना प्रारंभ करें। हम बता रहे हैं बालकांड पहला, पहला है, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्यकांड, चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदरकांड और छठा है लंका कांड और सातवां कौन सा है? उत्तरकांड दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी उत्तरकांड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संघाई सदस्य जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना में है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में इसकी स्थापना और चाइना में इसका मुख्यालय है, संघाई में इसका मुख्यालय है। और बात करें जो भारत ने कब इसकी सदस्यता ली, तो उसका आंसर है दोस्तों, उसका आंसर है हमारा 9 जून 2017 को दोस्तों ली। और बात करें इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी इसकी सहायता ली इसी तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन शायद आज का मेरा दोस्तों है। तो बात करें बुध ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष कौन सा था? पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों मेरियन 1 और दूसरा ऑप्शन दिया मेरियन 10, तीसरा ऑप्शन दिया लाइका और चौथा ऑप्शन दिया मेरियन 9। तो बात करें दोस्तों इसके आंसर की, तो आंसर इसका है मेरियन 10 दोस्तों। और बात करें लाइका क्या है? लाइका दोस्तों ये है कि भारत वो अंतरिक्ष पे जाने वाला पहला पशु कौन था? कुत्ता, तो उसे लाइका बोला गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हो, टॉप 20 क्वेश्चन आपको लग रहे हो, अच्छे हो, कुछ मेहनत हमारी लग रही हो, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और सब्सक्राइब करवाएं अपना ही चैनल। और दोस्तों बात करें कि आपको लग रहे हो, शायद आपको भी अनुभव हो गया, ये 25 क्वेश्चन नहीं है, ये 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं हम दोस्तों। क्योंकि हम 25 क्वेश्चन का तो नाम देते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चन नॉलेज आपको 100 से भी ज़्यादा का देते हैं, ठीक है। तो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। नया चैनल है, फायदा उठाएं, ठीक है।